Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in the Mechanical Engineering Department. Today we will discuss on centrifugal tension. कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है उसको आप आज हम समझेंगे। जब बेल्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से कम होती है तब तो सेंट्रीफ्यूगल जो टेंशन है उतना इफेक्ट नहीं डालता है, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन जब बेल्ट की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होती है तो हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को भी कंसिडर करते हैं। क्या होता है इसलिए कि व्हेन द बेल्ट रन ओवर द पुली देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अकर्स ड्यू टू दिस टेंशन इंक्रीज द टेंशन ऑन द बोथ द साइड टाइट एज वेल एज द स्लेक साइड। जब बेल्ट जो है पुली के सहारे रोटेट होता है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण टाइट साइड और स्लेक साइड दोनों में ही जो टेंशन इंक्रीज होता है। जैसे टाइट साइड में T1 होता है और टाइट स्लेक साइड में T2 होता है, तो इंक्रीज होकर के दोनों साइड में इक्वल अमाउंट में टी सी यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है वो बढ़ जाता है। तो द टेंशन कोज्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो टेंशन डेवलप होता है बेल्ट में उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बोलते हैं। इफ़ v लेस देन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, जब उसकी बेल्ट की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड से कम होती है या बराबर होती है तो हम उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। वेरी स्मॉल तो हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं। इफ़ वी ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन वेरी लार्ज एंड कंसिडरेबल, उसको हम कंसिडर करते हैं। इट्स नोटेड बाई टी और यूनिट होती है इसकी न्यूटन। ओके, अब आप देखिए पुली है, जैसे अपने पास ये आपके पास पुली है और पुली के ऊपर हम क्या बेल्ट का एक छोटे से टुकड़े को कंसिडर करते हैं जिसका नाम दिया हमने पी और क्यू। जैसे ये पी क्यू को अपने पास ये बेल्ट है कोई, ठीक है ना। तो ये जब पुली जब रोटेट हो रही होती है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण दोनों ही साइड में क्या होता है, इक्वल अमाउंट में फोर्स जनरेट होता है, सॉरी टेंशन जनरेट होता है। इस फोर्स के कारण इक्वल अमाउंट में टेंशन जनरेट होता है जिसको हमने नाम दिया है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अब इस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो कंसिडर ए स्मॉल पोर्शन पी क्यू ऑफ द बेल्ट सब्सटेंडिंग एन एंगल डी थीटा द सेंटर ऑफ द पुली। तो सेंटर ऑफ पुली के बीच में ये जो बेल्ट है आपका पी क्यू वो डी थीटा एंगल सस्टेंड किया हुआ है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से आपके ये एफ सी फोर्स लगा हुआ है और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, एक तरीके से जो तनाव है आपका टेंशन टी सी है और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल जो टेंशन है वो भी टी सी है। और ये आपके जो एंगल होगा यहाँ पर इस तरीके से ये वाला एंगल वो होगा डेल थीटा बाई 2 और ये एंगल भी होगा डेल थीटा बाई 2। तो हम देखते हैं कि जब टी सी को हम पार्ट्स को जब रिजॉल्व करते हैं, इन सभी टेंशन्स और फोर्स को जब हम रिजोल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि इस टीसी के कारण इधर एक फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है कि टीसी कॉस डेल थीटा बाई 2 और इसी डायरेक्शन में भी कोर्स लग रहा है टीसी डेल थीटा बाई 2, टीसी कोस डेल थीटा बाई 2। तो दोनों ही कोस है, दोनों इक्वल अमाउंट है, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये फोर्स तो लग रहा है एफ सी और इसमें इनकी वजह से ये नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं। कौन से लग रहे हैं, टी सी साइन डेल थीटा बाई 2 प्लस टी सी साइन डेल थीटा बाई 2। ये हम अभी आगे देखते हैं। तो हम पहले कुछ चीज़ें जो है नोटिफिकेशन एज्यूम करते हैं। एम डेस ये है मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ। यहाँ रखिएगा, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एम नहीं लिख करके यहाँ पे एम डैश लिखा है। एम डैश इसलिए लिखा है क्योंकि जो ये डायरेक्ट मास नहीं, ये मास पर यूनिट लेंथ है, यानी कि मास बटेवा लंबाई ऑफ द बेल्ट, लेंथ ऑफ द बेल्ट। तो बेल्ट की लंबाई को जब मास में डिवाइड करते हैं तब ये एम डैश आता है। ओके, वी है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट इन मीटर पर सेकेंड, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट इन मीटर पर सेकेंड है। आर आपके रेडियस ऑफ द पुली और इज द बेल्ट रन मीटर्स। ओके, और टी सी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है। तो द लेंथ ऑफ द पुली तो हम देख पी क्यू और सस्टेनिंग एंगल है डेल थीटा। तो हम सभी जानते हैं कि आर्क बराबर क्या होता है, जो अभी अपन ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट की जब लेंथ निकाली तब भी आपको बताया गया था कि आर्क बराबर होता है
कोण इंटू त्रिज्या या एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल कितना है डेल थीटा, रेडियस कितनी है आर, तो हमारी लेंथ ऑफ द बेल्ट क्या हो जाएगी आर डेल थीटा। तो मास कितना हो जाएगा, तो एम डैश क्या है मास पर यूनिट लेंथ। तो उसका टोटल मास निकालना हो तो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्चुअल मास आ जाएगा। तो मास ऑफ द बेल्ट हो जाएगा एम डैश इंटू लेंथ ऑफ द बेल्ट, तो एम डैश इंटू आर डी थीटा। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बेल्ट पी क्यू, तो जो आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स में रिजल्ट करेंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो वर्टिकल डायरेक्शन देखते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस, सभी जानते हैं। तो मास ऑफ द बेल्ट इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो मास को हम रखेंगे, अभी अपन ने निकाला था एम डैश आर डी थीटा इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, तो एफ सी हो जाएगा अपने पास एम डैश वी स्क्वायर डी थीटा। इसके बाद हम देखते हैं कि द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन टी सी एक्टिंग टेंजेंशियली एट पी एंड क्यू, तो कीप द बेल्ट इन द इक्विलिब्रियम। और ये जो दोनों ही जो आपके तनाव है टी सी दोनों साइड में जो लग रहे हैं, इस बेल्ट को जो हमेशा बेल्ट पुली के साथ चिपका के रखते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में रखते हैं। तो इसको फिर रिजोल्व करते हैं अपन फोर्स, तो इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो एफ सी इक्वल टू टी सी साइन डेल थीटा बाई टू प्लस टी सी साइन डेल थीटा बाई टू, और जो हॉरिजॉन्टल साइड के हैं वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे इक्वल अमाउंट में होने से। फॉर डेल थीटा बाई टू वेरी स्मॉल, इसीलिए साइन डेल थीटा बाई टू को हम डेल थीटा बाई टू लिख सकते हैं। तो एफ सी इक्वल टू टी सी इंटू डेल थीटा बाई टू प्लस टी सी डेल थीटा बाई टू, और इसको हम जब सोल्व करते हैं तो एफ सी इक्वल टू टी सी डेल थीटा हमें प्राप्त होता है। तो पुट द वैल्यू ऑफ टी सी की वैल्यू जो हम रखते हैं, तो टी सी की वैल्यू अभी अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट की थी एम डैश वी स्क्वायर डेल थीटा। ओके, तो यहाँ पर एफ सी की वैल्यू टी सी अपन डेल थीटा आई थी, तो अपन पुट द वैल्यू ऑफ टी सी, यहाँ पर आप करेक्ट कीजिएगा कि यहाँ पर टी सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, पुट द वैल्यू ऑफ एफ सी। तो एफ सी की वैल्यू अपन यहाँ पे फाइंड पुट करेंगे एम डैश वी स्क्वायर डेल थीटा इक्वल टू टी सी डेल थीटा। तो टी सी इक्वल टू डेल थीटा से डेल थीटा कट जाएगा, तो एम डैश वी स्क्वायर। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है मास पर यूनिट लेंथ इनटू वी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। ओके, इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी आप याद रखें, ठीक है। टी सी इक्वल टू एम डैश वी स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं सो वेन जब टेकन इनटू अकाउंट, जब टी सी को अपन अकाउंट लेते हैं, यानी टी सी को जब हम कंसिडर करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को जब हम कंसिडर करते हैं, तो क्या होता है, कि हमने अभी भी देखा, जैसे ये कोई पुली है, इसमें भी इस साइड में भी टीसी लग रहा है और इस साइड में भी टीसी लग रहा है। और जब नॉर्मल कंडीशन में जब नहीं लेते हैं तब इस साइड में मान लो T2 होता है, इस साइड में T1 होता है। तो ये दोनों ही साइड में है ना, टीसी दोनों इक्वल अमाउंट में होने से दोनों साइड में इस अमाउंट में ये T1 और T2 की वैल्यू बढ़ जाती है। तो उसको बढ़ने के बाद जो मैंने नाम दिया है उसका नाम है T1 मैक्स। T1 की वैल्यू इंक्रीज होती है, T2 की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो T1 मैक्स क्या हो जाएगा, T1 में TC को ऐड करना है, और T2 मैक्स क्या हो जाएगा, T2 में TC को ऐड करना। ओके, ये आपके अगर हम कंसिडर करते हैं तो T1 और T2 की जो वैल्यू चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसको नाम दिया जा रहा है T1 मैक्स और T2 मैक्स। उसके बाद पावर ट्रांसमिटेड में देखते हैं अपन कि पावर ट्रांसमिशन क्या होगा, तो T1 मैक्स माइनस T2 मैक्स इंटू वी। जो लास्ट फॉर्मूला क्या होता था, T1 माइनस T2 वी, लेकिन यहाँ पर T1 मैक्स माइनस T2 मैक्स और T1 प्लस TC जब अपन इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं इसको आपको सॉल्व करते हैं, तो T1 प्लस TC माइनस T2 माइनस TC वी, और TC कट जाएगा, तो वापस फॉर्मूला जो निकल के आता है वो आता है T1 माइनस T2 वी। दैट्स मीन नो इफेक्ट ऑफ TC ऑन द पावर। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के कारण पावर में कोई चेंज नहीं आता है, पावर का फॉर्मूला वापस वही रहेगा आपका T1 माइनस T2 इंटू वी। उसके बाद दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में देखिए, आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं कि T1 अपॉन T2 की T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा। यहाँ पर T1 और T2 वही है जो पुराने हैं, चाहे कंसिडर किया जाए या नहीं किया जाए। जैसे पावर में था, इसी तरीके से ये भी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हम जब कंसिडर करते हैं तब हमारे पास जो है T1 मैक्स क्या T1 प्लस TC था, तो हमें T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो T1 मैक्स में से TC को नेगेटिव निकालेंगे और वहाँ उस फॉर्मूले उस T1 को यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू ई की पावर म्यू थीटा। T1 यहाँ पे होगा T1 मैक्स माइनस TC। यहाँ पर T1 और T2 ओरिजिनल वाले ही रखने हैं, ऐसा नहीं कि आप इंक्रीजिंग वैल्यू दें T1 मैक्स अपॉन T2 मैक्स, नहीं, T1 अपॉन T2।
तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, पावर का फॉर्मूला हो या टेंशन रेशो का फॉर्मूला, दोनों ही टीसी पे डिपेंड, लेकिन यहाँ पर पावर तो टीसी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर पावर जो है डिपेंड करता है T1 अपॉन T2 की। इसमें क्या हो रहा है, T1 मैक्स में से TC की वैल्यू घट रही है। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल जो टेंशन के कारण क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं दोनों ही बेल्ट के दोनों ही सिरों पे, यानी कि टाइट साइड और स्लैक साइड दोनों में ही टेंशन की का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज होने के बाद हम कहते हैं टाइट साइड के अंदर जो टेंशन है, टोटल टेंशन, वो है T1 मैक्स, और स्लैक साइड में जो टोटल टेंशन है वो है T2 मैक्स। ओके, थैंक यू।